हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे सीए इंटर के रिविजनरी टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं बेटे। ग्रुप 1 की आरटीपी भी आ चुकी है और ग्रुप 2 की आरटीपी भी आ चुकी है मई 23 एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले ग्रुप 1 के अकाउंट्स पे आरटीपी रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको ग्रुप 2 की आरटीपी रिकॉर्ड करके दूंगा। तो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग पेपर 1 रिविजनरी टेस्ट पेपर मई 23 एग्जाम्स। और मैंने बेटे इस आरटीपी पे नज़र मार ली है। एज़ यूजुअल आपको पता है आरटीपी में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और ये 20 क्वेश्चंस में सारे सिलेबस को टच करने की कोशिश करते हैं। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 20 के 20 क्वेश्चंस पे नज़र मारी है। मेरे को एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा नज़र नहीं आया जो आपने ना किया हो। तो मैं इस आरटीपी में 10-12 क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं। रिपीट का मतलब ऑलरेडी क्लास बुक में है, मैंने करवाए हुए हैं। वो तो क्लास बुक का नंबर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है उस पर दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता बेटे। मैं क्यों आपका टाइम ख़राब करूँ इंप्रेशन मारने के चक्कर में, जब आपने क्लास में वो पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मुझे नया दिखेगा लेकिन कॉन्सेप्ट हमने क्लास में किया ही हुआ है, डाउट वाली क्या बात है, तो वो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। तो 10-12 क्वेश्चन रिपीट हैं और 7-8 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। इतना सा आपका इसमें समरी है, और मुझे लगता है इस पर कोई मल्टीपल वीडियोस नहीं आएंगे, एक ही वीडियो में सारी आरटीपी रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी। और जब मैंने आरटीपी उठाई तो मुझे ये काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स नज़र आए, और मुझे बच्चों ने व्हाट्सएप किए। जैसे ही उन्होंने आरटीपी देखी, बच्चा पढ़ता तो है नहीं, बड़ा नादान बच्चा है हमारा सीए का, उसने देखा अमेंडमेंट्स, बच्चे का मैसेज, सर आप अमेंडमेंट्स कराओगे। स्टूडेंट ने देखा ही नहीं कि ये अमेंडमेंट्स पुराने हैं। ये इन्होंने जो अमेंडमेंट्स बताए हैं आपको शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल खोल के देखो, और उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने 19 सितंबर को एक वीडियो शेयर किया था। 19 सितंबर 2022, उसमें मैंने शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्यों दिए, यहाँ पे रीप्रिंट कर दिए इन्होंने। ये कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो फ्रेमवर्क में चेंजेस आए थे, और इन्होंने नॉन कंपनी एंटिटीज़ को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और इसमें एमएसएमई का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी मेरा करवाया हुआ है। ये मैंने कब करवाया था, ये तो मैंने आपको कराया था 4 फरवरी 2022। आप टेलीग्राम चैनल खोलो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन एएस के 2 मैंने वीडियोस दिए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने 4 फरवरी से पहले पेन ड्राइव खरीदी होंगी तो उनको मैंने अमेंडमेंट दिया था टेलीग्राम पे, और जिन बच्चों ने 4 फरवरी 2022 के बाद पेन ड्राइव खरीदी होगी तो उनके पास अमेंडेड क्लासेस आई होंगी। अब जिन बच्चों ने पेन ड्राइव्स 19 सितंबर से पहले खरीदी होंगी तो उनके लिए मैंने अमेंडमेंट शेयर की हुई है। 19 सितंबर के बाद जिन्होंने पेन ड्राइव, उनके पेन ड्राइव अपडेटेड हैं सारे, क्योंकि अगर मैंने 19 सितंबर को ये शेयर किया था तो रिकॉर्ड हो चुका था, तो मैंने पेन ड्राइव में उसी दिन चेंज कर दिया होगा। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं है, ये सब पुराने हैं, सब रीप्रिंटेड हैं। ये पुराना माल बेच रहा है आईसीआई, पता नहीं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्यों लिख देता है यहाँ पे। ये ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं बेटे। तो टेलीग्राम पे जाओ, डेट मैंने आपको बता दी है, मैसेज दिया हुआ है वहाँ पे, वीडियोस के लिंक पढ़े। तो अगर कोई पुराना बच्चा जिसने टेलीग्राम फॉलो किया ही ना हो, मैं पुराने बच्चे की बात कर रहा हूँ, 4 फरवरी से पुराना स्टूडेंट, 19 सितंबर से पहले वाला स्टूडेंट जो टेलीग्राम फॉलो कर ही नहीं रहा, मैं फिर उसको इस वीडियो में कह रहा हूँ प्लीज़ टेलीग्राम को आप फॉलो किया करो। सारे अमेंडमेंट्स अपडेट्स टाइम टू टाइम मैं इस पर बताता रहता हूँ। तो मेरे लिए तो कुछ अमेंडमेंट है ही नहीं, मैंने तो करवाया वो सब आपको। अच्छा जी, फिर इसमें अच्छा सर आपने ये नहीं बताया, ये वाला ये फर्स्ट पॉइंट नहीं बताया जिंदल सर आपने। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली कंपनी लॉ से रिलेटेड है।
इन्होंने स्मॉल कंपनी की कोई डेफिनेशन बदली है, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमारे अकाउंट्स के लिए सिलेबस में तो कहीं काम आती नहीं, ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है, ये लॉ में आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये दोनों अमेंडमेंट्स आपके अकाउंट से रिलेटेड है, ये करवाए हुए हैं आपको। अब मैं समय नष्ट ना करते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का हिसाब किताब शुरू करता हूँ। हाँ जी, मैं इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का हिसाब किताब शुरू करता हूँ। पीछे से चलते हैं, चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। 1 to 20 नहीं करेंगे, 20 to 1 करेंगे। चलो उल्टा चलते हैं। इससे क्या होगा, आखिरी के जो क्वेश्चंस होते हैं 4-5 वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होते हैं। वैसे तो मुझे करवाने नहीं चाहिए, क्लास में सारे एएस करवाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, फिर भी चलो एक रिवीजन हो जाएगा। मैं खड़ा हूँ जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। मैं ज़रा इसका आंसर भी स्क्रीन पे लगा दूँ, मुझे सिर्फ समझाने हैं, लिखवाने तो है ही नहीं। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा। एक्सपर्ट लिमिटेड ने इशू किए हैं 12% डिबेंचर्स, कंपनी इशूड 12% सेकेंड डिबेंचर्स, सॉरी सिक्योर्ड डिबेंचर्स। कितने रुपए के? 1 करोड़ रुपए के। अगर 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स हो, 12% रेट हो, तो साल का 12 लाख रुपए ब्याज बनता है। और अगर साल का 12 लाख रुपए ब्याज बनता है और 12 महीने हैं तो 1 लाख रुपए मंथली इंटरेस्ट बनता है। ये तो कोई खास कैलकुलेशन है नहीं, ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में अपने आप ही आ जाती हैं बातें। कब इशू किए? 1/6 को, यानी फर्स्ट अप्रैल को इशू नहीं हो रहा, 1 जून को इशू हो रहा है। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, इसका मतलब कितने महीने करंट ईयर में निकल चुके? 2 महीने। इसका मतलब अगर मैं जून से लेके और 31 मार्च 2022 तक कैलकुलेशन करूं तो 10 महीने बनते हैं। तो 10 महीने का ब्याज 10 लाख बनता है, क्योंकि सीधी सी बात है 100 लाख इंटू 12% इंटू 10 बाय, मैंने अभी भी बताया था मंथली ब्याज लाख रुपए का है, तो 10 महीने का 10 लाख रुपए। मनी रेज्ड फ्रॉम डिबेंचर्स टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर, जो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज हुआ है उसका इस्तेमाल इन्होंने कहाँ कहाँ किया वो बता रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये तो क्वालिफाइंग एसेट है, हम इसका ब्याज कैपिटलाइज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, इसका ब्याज P&L में जाएगा, इसका ब्याज बिल्डिंग में जाएगा, हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ ट्रक, ये तीनों के तीनों परचेज हैं, तीनों के तीनों परचेज हैं तो नॉन क्वालिफाइंग है, P&L में जाएंगे। क्यों? परचेज करने में टाइम नहीं लगता। अगर आप किसी एसेट को खुद बना रहे हैं, जैसे बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में टाइम लग सकता है। और क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन क्या थी? क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। और फिर मैंने बताया था सब्सटेंशियल टाइम इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, हाउएवर लॉन्गर पीरियड और शॉर्टर पीरियड बोथ आर जस्टिफिएबल। पूरी डेफिनेशन आपको चिपकाई हुई है मैंने। तो उसमें हमने पढ़ा था कि परचेज, जो परचेज ऑफ एसेट्स हैं, तो एक्विजिशन में टाइम नहीं लगता, तो ये नॉन क्वालिफाइंग, क्योंकि सब्सटेंशियल टाइम लगता ही नहीं। वर्किंग कैपिटल तो क्वालिफाइंग ही नहीं होता। मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करा रहा ना, मैं तो आरटीपी करा रहा हूँ। क्लास में सब कुछ आपको समझाया हुआ है। वर्किंग कैपिटल तो क्वालिफाइंग होता ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में आता ही नहीं। और फिर मैंने आपको बताया था AS 16 का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर किसी एसेट के कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या प्रोडक्शन में टाइम लगता है, सब्सटेंशियल टाइम, और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उसका ब्याज उस एसेट में कैपिटलाइज किया जा सकता है। और इस AS का टाइटल है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट भी। और फिर मैंने क्लास में आपको बताया था कि ये जो परचेज है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल मामला है परचेज वाला। अगर आप पेपर में अजम्पशन लिख के आते नहीं जी परचेज में तो टाइम लग गया, हमें तो एक्विजिशन में टाइम लग गया। कभी कभार क्या होता ना, हम मान लो दिल्ली में बैठे हैं, मुझे मशीनरी परचेज करनी है बॉम्बे से,
और बॉम्बे से आते आते 2-3 महीने लग गए। पहले उन्होंने ऑर्डर पे बनाई, फिर डिलीवर की। तो कई बार एक्विजिशन में टाइम लग जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अजम्पशन कोट करनी पड़ती है पेपर में, क्योंकि आमतौर पे जो परचेज़ का केस है वो नॉन क्वालिफाइंग माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाइंग मानना चाहते हैं फिर आपको नोट लिखना पड़ेगा। तो अजम्पशन देके आंसर को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है परचेज के केस में। तो सीधी सी बात है, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी सारे P&L में जाने वाले हैं। 40 और 30 70, 70 और 15, अच्छा टोटल कितना बनता है? 100 ही बनता है। तो ये सारे का सारा लोन यहाँ इस्तेमाल हो गया इन सब के अंदर। बहुत बढ़िया जी। हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। क्या पॉइंट्स हैं जी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज पेड बाय द कंपनी। इंटरेस्ट पे कर दिया है, इसका मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट। शायद आपको कंडीशन याद हो, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअल होनी चाहिए, तो पेमेंट कर दी है तो कॉस्ट आपकी एक्चुअल है, ब्याज आउटस्टैंडिंग नहीं है आपका। क्या फ़र्क पड़ता है इंटरेस्ट पे हो या आउटस्टैंडिंग हो? हम तो अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, ब्याज तो ब्याज है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इन्वेस्टेड आइडल फंड्स of rupees 5 lakhs out of the money raised from debentures in bank's FD and earned interest of 50,000। लोन ले लिया, पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा, ब्याज का मीटर चालू है, तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने फंड्स को टेम्परेरीली FD में कन्वर्ट करके ब्याज कमा लिया। मान लो मैंने मार्केट से लोन उठा लिया, मैं उस पैसे को कंज्यूम नहीं कर पा रहा, मेरे को ब्याज देना पड़ रहा है, मेरे को लगा यार पैसा वेस्ट हो रहा है, मैंने उसको FD में कन्वर्ट करके कुछ इनकम जनरेट करके क्या किया, अपने 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट है इसमें से 50,000 रुपये माइनस करूँगा तो मेरी नेट बोरिंग कॉस्ट 9.5 लाख की रह जाएगी। मैं पॉइंट नहीं बता रहा, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आइडल फंड्स पे कोई टेम्परेरी इनकम बनती है तो वो आपकी बोरिंग कॉस्ट को कम कर देती है। 10 लाख रुपए अगर खर्च किए हैं बोरोड फंड्स पे तो 50,000 कमाए भी हैं, तो नेट बोरिंग कॉस्ट 9.5 लाख है। ये 9.5 लाख इनमें बांट देंगे हम, ये 9.5 लाख रुपए इन सब में बांट देंगे हम। इन March 22 construction of factory building was not completed. It is expected that it will take another 6 months। ये क्यों बता रहा है? ये कहता है जी अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है और आने वाले 6 महीने में अभी पूरा होगा। इसका मतलब ये अभी भी आपका WIP स्टेज पे है। क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं? एक ऐसी एसेट जो WIP स्टेज पे है, जिसका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि काम पूरा हो जाता तो सेसेशन के बाद का ब्याज कैपिटलाइज नहीं हो सकता, लेकिन काम अभी चल रहा है तो ब्याज कैपिटलाइज हो सकता है। बिल्डिंग आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और ये अभी भी क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को पूरा करती है। इन March 22 मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स यूज़। मशीनरी मार्च में इंस्टॉल हो गई है और रेडी फॉर यूज़ है। हमने जो लोन उठाया था वो परचेज़ करने के लिए उठाया था, इंस्टॉलेशन के लिए नहीं उठाया था। हमने मार्केट से जो लोन उठाया था परचेज़ ऑफ मशीनरी के लिए है। अगर यहाँ पे लिखा होता इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो मशीनरी भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट बन जाती। हमने मशीनरी खरीदने के लिए लोन लिया है, मशीनरी हम परचेज़ कर चुके। अब मशीनरी का जो इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे अगर लिखता ना इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो हम समझ जाते हैं कि लोन मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए लिया हमने, तो परचेज से लेके इंस्टॉलेशन तक का सारा प्रोसीजर कवर होता और ये क्वालिफाइंग बन जाती, क्योंकि मार्च में इंस्टॉलेशन हुई है साल के आखिरी महीने में, तो ब्याज कैपिटलाइज भी किया जा सकता था। अब पेपर में आप अजम्पशन लिख सकते हो, पेपर में आप अजम्पशन लिख सकते हो कि जी हमने जो लोन है वो मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए अज्यूम किया है, इसलिए हम मशीनरी की कॉस्ट में ब्याज कैपिटलाइज कर, ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन अजम्पशन तरीके से कोट करनी पड़ेगी। दूसरा, बिना अजम्पशन के बनाना है तो परचेज को उठा के P&L में मारो, ख़त्म करो बात। ये दोनों वे आउट मैंने क्लास में समझाए हुए हैं आपको, क्योंकि बच्चा कई बार अजम्पशन प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाता, एग्जामिनर उसके फिर नंबर काट लेता है। उससे बढ़िया कि परचेज वाला जो केस है उसे उठा के P&L में मारो।
फर्नीचर वाज पुट टू यूज़ एट द एंड ऑफ मार्च। पुट टू यूज़ ये अकाउंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं होता। पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 में, जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अकाउंट्स में चलता है रेडी फॉर यूज़। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपका रेडी फॉर यूज़ है। आप मार्केट से कोई चेयर खरीद के लाए, वो पैक की हुई है, आप उसको यूज़ करो या ना करो, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चालू फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इनकम टैक्स में जब आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तब डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये जो पुट टू यूज़ है, ये लाइन इररिलेवेंट है हमारे लिए। अकाउंट्स में चलता है रेडी फॉर यूज़। तो मशीन जैसे ही फर्नीचर खरीदा, बात खत्म। ट्रक इज गोइंग टू बी रिसीव्ड इन अप्रैल। ट्रक अगले महीने आ रहा है जी आपका, ट्रक अगले महीने आ रहा है। अब अगर ट्रक अगले महीने आ रहा है तो एक तरह से ये जो परचेज ऑफ ट्रक है, ये एडवांस फॉर ट्रक बनता है आपका, क्योंकि ट्रक तो अभी आया नहीं, ट्रक तो अगले महीने आएगा। और अगर ये एडवांस फॉर ट्रक है तो इसमें भी अजम्पशन डाल के आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो कि जी हमने ट्रक के एक्विजिशन में टाइम स्पेंड किया है, हम इसको क्वालिफाइंग मान के ब्याज कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको अजम्पशन कोट करनी पड़ेगी। मशीनरी का इंस्टॉलेशन जी आखिरी महीने में हो रहा है, ट्रक कभी अगले महीने आएगा, तो हम इसको क्वालिफाइंग मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इनमें टाइम लग गया आपको। अजम्पशन कोड करके ब्याज कैपिटलाइज किया जा सकता है। अदरवाइज मैं मानता हूँ कि सीए इंटर के पेपर चेक करने वाले इतने एडवांस नॉलेज वाले बंदे होते नहीं हैं, वो चलते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे तरीके से। तो परचेज वाले केस में पंगा मत लेना। परचेज वाले केस में जहाँ परचेज दिखे, चल पी हैंडल, चल पी हैंडल, चल पी हैंडल। अगर फाइनल का पेपर होता, मैं आपको कह देता कि अजम्पशन लिख के आंसर चेंज कर दो, क्योंकि फाइनल के जो पेपर चेक करने वाले लोग हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो बात को समझते हैं, उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा रहता है। इंटर लेवल के जो पेपर चेक करने वाले लोग हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक करते हैं, वो पंगे ज़्यादा पालते नहीं हैं। पता नहीं उनको बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, तो क्यों पंगा लेना है। जहाँ परचेज का केस दिखे, चल पी हैंडल। वर्किंग कैपिटल तो नॉन क्वालिफाइंग है, ये तो जाना ही पी हैंडल है। तो एक कैपिटलाइज होगा, बाकी के 4 आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो करना क्या है, 40, 30, 15, 2 और 13, तो 40/100 इंटू 9.5 लाख, 30/100 इंटू 9.5 लाख। तो करना क्या है, एक्सपेंडिचर की रेशो में 9.5 लाख रुपए को बांट दो। एक्सपेंडिचर की रेशो बनाओ, 9.5 लाख को बांट दो। एक और तरीका, आप WACR निकाल लो। WACR कैसे निकलेगा, WACR कैसे निकलेगा, 9.5 लाख का इंटरेस्ट है और 1 करोड़ के आपके डिबेंचर्स हैं, तो 9.5% बनता है। रेट आपका 12% है, लेकिन एवरेज बेसिस पे 9.5% बनता है, क्योंकि 9.5 लाख का ब्याज है, 1 करोड़ का लोन है, तो इफेक्टिवली ये 9.5% के आसपास बनता है। सबके ऊपर 9.5% लगा दो तो भी ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बात वही बैठेगी आपकी, क्योंकि जब हम 40 lakhs बाय 100 lakhs कर रहे हैं और इंटू 950 lakhs कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो ये 9.5% ही तो बन रहा है आपका। एक्सपेंडिचर की रेशियो बनानी है, एक्सपेंडिचर की रेशियो बना लो। रेट बना के करना है, रेट बना के कर लो। हमने क्लास में हमेशा रेट बना के किया है, तो 9.5% वाला जो आंसर है, ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। लेकिन अगर आप एक्सपेंडिचर की रेशियो बनाओगे तो भी सेम आंसर ही आएगा आपका। और आप ये देखो, करना कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, क्वालिफाइंग है जी, नॉट अ क्वालिफाइंग, नॉट अ क्वालिफाइंग, नॉट अ क्वालिफाइंग। मुझे यही आंसर इनसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंटर लेवल पे पढ़ा रहे हैं ये लोग। फिर ये देखो, 9.5 लाख को रेशो में बांट दिया, 9.5 लाख को रेशो में, रेशो में, रेशो में, रेशो में। आप ये भी कर सकते हैं, 9.5 लाख इंटू 9.5%, आंसर सेम आना है। यहाँ पे भी 9.5%, 9.5%, 9.5%, 9.5%। WACR निकाल के, ये 10 लाख का लोन निकाल के, उसमें से इनकम माइनस करके बोरिंग कॉस्ट निकाली 9.5 लाख रुपए की। क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में नहीं किए हुए? ये सब आपको समझाया हुआ बेटे, कुछ भी नया नहीं करा रहा मैं इसके अंदर।
अजम्पशन लिख के मशीनरी और ट्रक का ब्याज कैपिटलाइज किया जा सकता है। फर्नीचर वाला तो कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्नीचर तो खरीदते रेडी फॉर यूज़ है, वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग होता ही नहीं। तो ये दो तो पक्के P&L में जाएंगे। मशीन और ट्रक ये डिस्प्यूटेड केस बनते हैं, तो इसमें अजम्पशन लिख के आंसर चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगा इंटर लेवल पे कि आप आंसर बदलें, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि इंटर लेवल का जो एग्जामिनर है वो इतनी बातों को एनालाइज कर सकता है। ये बेटे जो बी पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का, ये तो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है क्लास बुक का, वही शेयर गोल्ड सिल्वर वाला क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन ही डिट्टो है बेटे तो मैं मजबूर हो जाता हूँ। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 34 है। मैं चेक कर लूँ ज़रा एक बार, किताब है मेरे पास। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 34 है ये। मैं कुछ गलत नंबर ना बता दूँ कहीं आपको, कई बार नंबर गलत रेफर हो जाता है। 33, हाँ जी 34 है बेटे, और ये क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है। वैसे भी ये नवंबर 20 के एग्ज़ाम में आया था 5 मार्क्स के लिए, और ये सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस की लिस्ट में दिया हुआ है। लेकिन क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 34 है, पास्ट एग्जामिनेशन का है, 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है। आप प्लीज़ चेक कर लेना। ये था हमारा 19th का बी, ये तो मैंने करवाया नहीं। 19th के ए में आते, 19th के ए में किसी भी बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, वो प्लीज़ मुझे पॉज कर ले, पॉज करके क्वेश्चन आराम से पढ़ ले, फिर मुझे कंटिन्यू कर ले। अब रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ने के टाइम देने के लिए मैं रुक जाऊं, उसका कोई सेंस नहीं बनता बेटे, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं। हाइजीन लिमिटेड हैड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 50 lakh in 2012 from a state government towards installation of pollution control machinery on fulfillment of certain conditions। 2012 में हमें एक ग्रांट मिली थी 50 लाख रुपए की, किस चीज़ से रिलेटेड थी? मशीनरी से रिलेटेड थी। अब मुझे बताओ जो मशीनरी है ये कौन सी एसेट है? ये तो डेप्रिशिएबल एसेट है। अब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के कॉन्सेप्ट दिमाग में घुमाने चाहिए। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रांट्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ग्रांट्स फॉर एफए, बोलो हाँ या ना। हमने पढ़ा था ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स, इसके दो हिस्से थे, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। अगर कोई ग्रांट नॉन डेप्रिशिएबल के लिए मिलती थी, हम एंट्री पास किया करते थे बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के ग्रांट्स हम उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे। डेप्रिशिएबल के फिर दो मेथड थे, पहला कॉस्ट रिडक्शन मेथड और दूसरा था अमोर्टाइजेशन मेथड, शायद आपको याद हो। इसमें हम क्या करते थे, एसेट की कॉस्ट में से ग्रांट को माइनस कर लेते थे, कॉस्ट हमारी नेट हो जाती थी और फिर हम इसमें से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते थे। अगर हमने कोई एसेट मान लो 80,000 रुपये की खरीदी है, ग्रांट हमारी 40,000 है, तो हम अपनी कॉस्ट को मानते ही 40,000 थे और इसको हम डिवाइड कर देते थे लाइफ से, तो 4,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये फिगर्स नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये फॉर्मेट हम फॉलो करते थे। और इसकी एंट्रीज क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, ग्रांट टू एफए। हाथों हाथ हम अपने एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते थे, डेप्रिसिएशन हाथों हाथ कम हो जाता था। और अगर इस ग्रांट का हमें रिफंड करना पड़ता था
तो रिफंड के टाइम पे हम क्या करते थे, इस एंट्री को उल्टा घुमा देते थे, FA टू बैंक, और इससे क्या होता था, FA की कॉस्ट दोबारा से इंक्रीज हो जाती थी। ग्रांट आई थी तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, ग्रांट वापस चली गई तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई, और जिस दिन आप ग्रांट रिफंड करते थे उस दिन बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी और उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में हम राइट ऑफ कर देते थे। और मैं बार बार क्लास में बोलता रहा, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे चलो, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे चलो, पास्ट में जो हो गया, आगे देखते रहो। ग्रांट आ गई, FA की कॉस्ट कम हो गई, डेप्रिसिएशन कम हो गया, ग्रांट रिफंड हो गई, FA की कॉस्ट बढ़ा दो एट द टाइम ऑफ रिफंड, और उसे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में आप डेप्रिशिएट करके डेप्रिसिएशन बढ़ा लो अपना। तो ग्रांट के आने से डेप्रिसिएशन कम हो गया था, ग्रांट के रिफंड से डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है, लेकिन चलते हम प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे। यही पढ़ा था, कुछ नया तो नहीं बता रहा बेटे आपको। जब मैं अमोर्टाइजेशन मेथड में आया था तो हमने इसमें एंट्री क्या पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट और ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, FA की कॉस्ट को रिड्यूस करते ही नहीं, ग्रांट को एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन कर लेते हैं डेफर्ड ग्रांट में, और हर साल डेफर्ड ग्रांट में से हम एक एंट्री मारते रहते हैं टू P&L। और इस एंट्री का बेस क्या होता है, SLM या WDV। क्यों आपने एसेट पे लगा रखा है SLM, तो इसको भी SLM बेसिस पे अमोर्टाइज करते रहते हैं। एसेट पे लगाया WDV, तो इसको WDV पे हर साल ऐसे ही होता है सर। और सेकंड मेथड में एसेट की कॉस्ट में ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, हम बाहर की बार ग्रांट को एक डेफर्ड अकाउंट में ले जाते हैं और उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करते रहते हैं। जैसे जैसे आपकी एसेट डेप्रिशिएट होती जाती है वैसे वैसे हम इसको चेंज करते हैं। यही पढ़ा था ना। और जब इसका रिफंड होता है तो हम एंट्री पास करते हैं, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, P&L डेबिट टू बैंक। जितना अनअमोर्टाइज्ड पड़ा है, मतलब डेफर्ड ग्रांट में अगर कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग पड़ा है उसको बोलते हैं अनअमोर्टाइज्ड, उसको रिवर्स कर लो। जितना आप P&L में पहले कभी क्रेडिट ले चुके हैं वो रिवर्स कर लो और रिफंड कर दो। तो मैंने क्लास में बार बार आपको कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे कि कॉस्ट रिडक्शन के अंदर FA में प्लस माइनस होता है और अमोर्टाइजेशन में जो डेफर्ड ग्रांट मेथड है हमारा उसमें प्लस माइनस होता है। और रिफंड के टाइम पे डेफर्ड ग्रांट को पहले रिवर्स करना है, फिर P&L को रिवर्स करना है, फिर पेमेंट करनी है आपने। ये सारी बात, सारी कहानी आपको समझाई हुई है, कुछ भी नया नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2012 में इनको 50 लाख की ग्रांट मिली मशीनरी से रिलेटेड, और ये डेप्रिशिएबल एसेट है। इसके फिर दो मेथड हैं, कॉस्ट रिडक्शन मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड। देख लेते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं। द कंपनी however failed to comply with the said conditions and consequently was required to refund the said amount in 2022। लो कर लो बात। ग्रांट आई कब थी, 2012 में, और आपको रिफंड कब करना है, 2022 में। बताओ कितने साल बाद आपका रिफंड आ गया, आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद सर्वे हुआ, ग्रांट कमेटी ने सर्वे किया, उन्होंने पाया कि आप कंडीशंस को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे, पैसे वापस मांग लिए। अब कंडीशंस क्या थी वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता कि कंडीशन पूरी नहीं हो रही, रिफंड आ गया 10 साल बाद। तो 10 साल बाद रिफंड आएगा तो क्या होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड बैक कर देंगे, डेप्रिसिएशन बढ़ा लेंगे प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे। और दूसरा, अगर डेफर्ड ग्रांट फॉलो करेंगे तो एसेट अकाउंट में जाना ही नहीं, पहले डेफर्ड ग्रांट में अनअमोर्टाइज्ड को रिवर्स करेंगे, अमोर्टाइज्ड वाला P&L से निकाल के लाएंगे और पेमेंट कर देंगे। मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहता क्या है। रिफंड हुआ तो क्यों हुआ, द कंपनी डेबिटेड द सेड अमाउंट टू इट्स मशीनरी अकाउंट इन 2022 ऑन पेमेंट ऑफ द सेम। ये तो सही है, कंपनी इस मेथड को फॉलो कर रही है। कंपनी कॉस्ट रिडक्शन मेथड को फॉलो कर रही होगी। तो जब इन्होंने रिफंड किया 2022 में, इन्होंने एसेट में ऐड बैक कर दिया उसे। अब मुझे बताओ, अगर मशीनरी अकाउंट में आप रिफंड लिखेंगे तो मशीनरी की कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। जब ग्रांट आई होगी 2012 में, तब ये 50 लाख रुपए मशीन में से लेस किए होंगे,
डेप्रिसिएशन भी कम कर लिया होगा। 2022 में रिफंड कर रहे हैं, मशीनरी में ऐड बैक करेंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। पक्की बात है, एक कॉस्ट रिडक्शन मेथड फॉलो कर रहे हैं। इट ऑल्सो रीवर्कड, अच्छा और क्या किया इन्होंने, द डेप्रिसिएशन फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज एंड passed necessary adjusting entry in 2022 to incorporate the retrospective impact of the same। क्या 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 किया इन्होंने, क्या किया, क्या किया, it also reworked the depreciation for the said machinery from the date of its purchase and passed necessary adjusting entries in 2022 to incorporate the retrospective impact of the same। लो कर लो बात। इस क्वेश्चन में कंपनी ने दो ट्रीटमेंट किए। पहला ट्रीटमेंट मशीनरी में ग्रांट को ऐड बैक करना, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब ग्रांट रिफंड होगी तो मशीनरी में ऐड बैक हो जाएगी, ये तो करेक्ट है। लेकिन जो दूसरे वाला ट्रीटमेंट है डेप्रिसिएशन का, 2012 से लेके 2022 तक का सारा डेप्रिसिएशन निकाल लिया कि बिना ग्रांट के कितना होता, ग्रांट के साथ कितना, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको एडजस्ट किया, ये गलत किया। क्योंकि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी प्रोस्पेक्टिवली करनी है। 2012 से लेके 2022 तक क्या करते आए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2012 में कॉस्ट कम हो गई, 10 साल का डेप्रिसिएशन कम निकला, कोई दिक्कत नहीं। 2022 में आपको रिफंड करना पड़ा, एसेट की कॉस्ट बढ़ गई, तो 2022 के बाद वाला डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि अकाउंटिंग करते हैं प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे। तो इन्होंने जो डेप्रिसिएशन की रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट की है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन एडजस्टेड ऑन प्रोस्पेक्टिव, शुड हैव बीन एडजस्टेड ऑन प्रोस्पेक्टिवली बेसिस, ये नहीं होना चाहिए था, गलत किया इन्होंने। मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ कंपनी का ट्रीटमेंट सही है कि गलत है। एक सही है, एक गलत है, एक सही है, एक गलत है। अब इसमें बताओ कुछ कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, सारी थ्योरी भरी पड़ी है। अब थ्योरी है तो ये केस स्टडी है, केस स्टडी है तो पेपर में कैसे लिखेंगे, ये भी हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर में लिखना हो तो पहले आपका आंसर 3 पैराग्राफ्स में बटेगा। आपका आंसर 3 पैराग्राफ्स में बटेगा। फर्स्ट पैरा, AS 12 का डेप्रिशिएबल एसेट्स का कॉन्सेप्ट समझाओ इन्हें कि जी डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए अगर ग्रांट आती है तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, कॉस्ट रिडक्शन मेथड और डेफर्ड ग्रांट। फिर रिफंड बताओ कि जी अगर रिफंड होता है तो कॉस्ट रिडक्शन में एसेट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं और डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोस्पेक्टिवली बढ़ जाता है, और डेफर्ड ग्रांट में जब रिफंड होता है तो डेफर्ड ग्रांट को रिवर्स करते हैं अनअमोटाइज्ड बैलेंस के लिए, P&L को रिवर्स करते हैं अमोटाइज्ड के लिए और पेमेंट कर देते हैं। वो जो आपकी कॉपी में मैंने पूरी थ्योरी लिखवाई हुई है, पहले वो चिपकाओ आधे पौने पेज की। फिर आप लिखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इन द गिवन क्वेश्चन कंपनी हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी बट कंपनी हैज एडजस्टेड द डेप्रिसिएशन ऑन रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिस। फिर लिखो कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन द ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी इज करेक्ट in relation to machinery account, but company is totally incorrect in relation to with adjustment of depreciation because no retrospective adjustment is allowed। ये लिख के आना है, कहानियां बनानी है। पहले AS फिर क्वेश्चन, ये हमने क्लास में कितनी बार डिस्कस किया हुआ। और मैंने एक बात बोला था, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कोई मैटर नहीं करता। अकाउंट्स में और ऑडिट में आपकी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कोई मैटर नहीं करता, जो लिख रहे हो उसका मीनिंग निकलना चाहिए बस, क्या आप लिख क्या रहे हैं। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं आप, किताबी भाषा होनी ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं इसमें आपको RTP का आंसर चेक कराता हूँ, ये देखो इन्होंने तो एक सिंगल ऐसे लिख दिया, एक सिंगल ऐसे लिख देते हैं ये, और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा प्रेजेंटेशन करके आए और खुद पूरा ऐसे लिख देते हैं।
ये देखो आप, मैं आपको जो काम की बात है वो बता देता हूँ। AS12 accounting for government grants requires that the amount refundable in respect of a government grant related to a specific fixed asset is recorded by increasing the book value of the asset or by reducing capital reserve or deferred income balance as appropriate। as appropriate का मतलब जैसी एसेट है वैसा डंडा चलाएंगे। कैपिटल रिजर्व किसके सेंस में लिखा? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में कैपिटल रिजर्व टू बैंक। ये किस सेंस में लिखा? कॉस्ट रिडक्शन मेथड की सेंस में। और ये किस सेंस में लिखा? ये अमोर्टाइजेशन मेथड की सेंस में। पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर गया। ठीक है जी। अच्छा, द स्टैंडर्ड फर्दर मेक्स इट क्लियर दैट इन द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव वेयर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज इंक्रीज्ड, depreciation on the revised book value should be provided prospectively over the residual value of the asset। पता ही हमें इस बात का। Accordingly, the accounting treatment given by company of increasing the value of plant is quite proper। asset की accounting सही है, लेकिन however the accounting treatment in respect to damage given by the company with retro is improper in violation of AS12। पहले एएस को एक्सप्लेन कर दिया, फिर कंपनी का ट्रीटमेंट बता दिया। आप इसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं वो 3 पैराग्राफ्स में। बात वही है जो मैं आपको बता रहा था, बस ऐसे बना के लिख दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया जी। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ नहीं है जी, पैराग्राफ 4E पे क्वेश्चन है। पैराग्राफ 4E पे क्वेश्चन है। अब आपको याद करना चाहिए 4E कहाँ पढ़ा था। 4E पढ़ते हैं हम AS16 में, और पैराग्राफ 46A कहाँ पढ़ते हैं हम? 46A पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। मेरे पास बच्चों के बड़े सारे व्हाट्सएप आए कि जिंदल सर हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जो 46A है ये अबॉलिश हो गया है, ये हट गया है, ये 2020 के बाद हट गया है। नालायकों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 46A जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में आपने पढ़ा वो अभी भी प्रिवेल करता है। उल्टी सीधी नॉलेज मत फैलाया करो। नहीं सर, मेरे दोस्त के टीचर ने बोला। अरे तेरे दोस्त के टीचर ने फाइनल को थोड़ा ना पढ़ाया है बेटे, बात को समझो। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, इतना आसान नहीं होता। अब उनके दोस्त के टीचर ने क्या बोला, उनको इंटरप्रिटेशन निकालनी नहीं आती, मैं क्या करूं बताओ। पता है क्या क्या झगड़ा क्या है इसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में एक है पैराग्राफ 46, एक है 46A। 46 की जो है वो 31 मार्च 2020 की डेडलाइन थी, और इस डेडलाइन के बाद ये 46 ख़त्म हो जाता। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने, MCA ने क्या किया, इस पैराग्राफ को जिंदा रखने के लिए 46A डाल दिया, और ये दोनों सेम है और इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। 46 की डेडलाइन है, 46A की कोई डेडलाइन नहीं है। तो 46 हट गया, लेकिन 46A तो जिंदा है, दोनों सेम है। और मैंने आपको लोन का ट्रीटमेंट जो कराया था कि लॉन्ग टर्म लोन है तो FC MI TDA, और अगर एसेट्स का लोन है तो एसेट में प्लस माइनस करो। ये प्रोविज़न आज भी जिंदा है। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मत किया करो। कैसे बताऊं मैं आपको? अगर लोगों को इंटरप्रिटेशन निकालनी नहीं आती, AS पढ़ने नहीं आते, मैं क्या करूं? वो क्या करते हैं, कमेंट्रीज तो पढ़ते नहीं प्रोफेशनल, स्टडी मटेरियल खोला, जितना उसमें छाप दिया उतनी बात समझ ली। अब स्टडी मटेरियल कॉम्प्लिकेट लिखता है, वो उसको डीकोड कर नहीं पाते। मैं क्या करूं बताओ? यूट्यूब पे किसी नो सीखिए की बात सुन के आप मेरे को मैसेज करने लग जाते हो। अब कोई नया टीचर जिसको पता ही नहीं मैं उसका क्या जवाब दूं बच्चे को? बताओ। बच्चे को लगता है कि जिंदा अपना टीचर गलत लगता है, दूसरे का सही लगता है, और वो दूसरे को एक्सपीरियंस है नहीं। CA इंटर में लोग एक एक दो दो तीन तीन पेपर पढ़ा रहे हैं। एक ही टीचर कॉस्टिंग पढ़ा रहा है, FM पढ़ा रहा है, अकाउंट्स पढ़ा रहा है, एडवांस
कैसे एक्सपर्टीज हो जाएगी मुझे बताओ ज़रा। कोई EISM पढ़ा रहा है, साथ में FM पढ़ा रहा है, कोई कॉस्टिंग पढ़ा रहा है, साथ में ऑडिट। अरे देखो तो सही चल क्या रहा है, वो बंदा 2 सब्जेक्ट कैसे हैंडल करेगा। यहाँ पूरी ज़िंदगी अकाउंट्स पढ़ाने में लगा दी। और मैं आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ, अगर आपके सीनियर्स आपके टच में हो तो मैंने 2002 से लेके 2011 तक कॉस्टिंग FM भी पढ़ाई है, इंटर फाइनल की। मैं 6 पेपर पढ़ाता था। लेकिन कब? जब मेरे पास स्टूडेंट्स कम थे। जब अकाउंट्स में इंस्टीट्यूट ने सिलेबस बढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा मैं इतने सारे पेपर मैनेज नहीं कर सकता, मैंने कॉस्टिंग FM इंटर फाइनल सब छोड़ दिए। मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं ये सारे पेपर पढ़ा दूं, मैं मैनेज ही नहीं कर सकता, मैं कैसे अपडेट करूंगा अपने आप को। तो मैं एक ही पेपर पढ़ाता हूँ बेटे, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मत किया करो, इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले लेते हो सर गूगल पे। ये गूगल पे नॉलेज थोड़ा ना इंफॉर्मेशन है, और वो भी करेक्ट है कि नहीं है पता नहीं। कुछ ऐसे व्लॉग्स बने हुए हैं, क्वेश्चन रेज किया CA फाइनल के स्टूडेंट ने, मेरी बात सुनना बड़े प्यार से, हंसोगे आप। कुछ इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म बना रखे हैं कुछ लोगों ने, वहाँ पे क्वेरी रेज करता है CA फाइनल का स्टूडेंट और उसको आंसर दे रहा होता है CA इंटर का स्टूडेंट, और ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन आ रहा होता है। बताओ उल्टी गंगा। और फाइनल के बच्चे को ये नहीं पता इंटर के बच्चे से जवाब ले रहा है वो। ऐसा हो रहा है इंटरनेट पे, हर बंदा ज्ञान बांट रहा है। अब क्या करें उस चीज़ का? फिर मैं तो आपको रीज़न बता सकता हूँ हर चीज़ का। फिर मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो पैराग्राफ 4E है, 4E, इन दोनों में से एक का सिलेक्शन आप कर सकते हो। अगर आप 4E लगाएंगे तो 46A नहीं मिलेगा, और अगर आप इसको लगाएंगे तो 4E नहीं मिलेगा। एक चीज़ का चुनाव कर सकते हैं आप। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्वालिफाइंग एसेट्स पे है, और क्वालिफाइंग एसेट्स में पैराग्राफ 4E में अब क्या पढ़ा था? अब आप याद करो, एग्जाम्पल्स बना बना के कराए थे आपको। क्या पढ़ा था 4E में? जिंदल सर आपने हमें पैराग्राफ 4E में पढ़ाया था कि अगर इंडियन बैंक का रेट हाई हो, फॉरेन बैंक का रेट लो हो, तो कभी कभार कंपनीज फॉरेन बैंक से लोन ले लेती हैं सस्ते रेटों पे और अपना ब्याज बचा लेती हैं। लेकिन ब्याज बचाने के चक्कर में लोन मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट बढ़ गया तो लोन पे एक्सचेंज लॉस हो सकता है। इधर से ब्याज बच तो जाएगा लेकिन लोन पे एक्सचेंज लॉस हो सकता है। तो हम अकाउंटिंग सेविंग की नहीं करेंगे, एक्सचेंज लॉस की करेंगे। तो आपका जो एक्सचेंज लॉस है इसको भी कैपिटलाइज किया जा सकता है, इसको P&L में भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहाँ तक? सेविंग तक। जितनी आपकी सेविंग है वहाँ तक का एक्सचेंज लॉस आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, और उसके ऊपर वाला एक्सचेंज लॉस P&L में जाएगा। और इसके पीछे आपने धारणा बताई थी कि अगर हम इंडिया से लोन लेते तो भी तो इंडियन बैंक का ब्याज कैपिटलाइज करने के लिए परमिसिबल होता। तो इंडियन बैंक तक का जो रेट है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो, तो वहाँ तक एक्सचेंज लॉस। पूरी कहानी आपको सुनाई हुई है, सुनाई हुई है ना? बोलो ना, करवाया हुआ है ना सब कुछ। तो आप नोट्स बनाने होते हैं, सबसे पहले आपको एक्सचेंज लॉस निकालना होता है। नोट मत करना बेटे, सब कुछ किया हुआ है। एक्सचेंज लॉस किस पे? लोन पे। क्यों? लोन इज़ अ मॉनेटरी आइटम, और मॉनेटरी आइटम्स की रिपोर्टिंग बैलेंस शीट डेट को क्लोजिंग रेट पे करनी होती है। पता है आपको इस बात का? अच्छा, CA इंटर का जो न्यू कोर्स आ रहा है ना बेटे, उसमें सारे AS हैं 1 to 29, और उसमें ऐसे ऐसे AS आ गए हैं जो सिर्फ CA फाइनल के बच्चों को पढ़ाए जाते थे, अब इंटर में आ गए। AS 15 रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जॉइंट वेंचर 27, एसोसिएट 23, कंसोलिडेशन 21 थोड़ा डिटेल में आ गया, इम्पेयरमेंट का 28, इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग का 25। मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूँ कि अब क्या होगा। अब रट्टे वाला काम तो चलेगा नहीं, है ना? ये देखो, ABC बिल्डर्स लिमिटेड had borrowed a sum of $15 lakh at the beginning of financial year. 1/4/2020 को, एट द बिगनिंग का मतलब 1/4/2020, $15 लाख का लोन लिया है किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। लंदन इंटरबैंक ऑफर लिबोर प्लस 4%। हमने पढ़ा लिबोर, और सर हमें तो लिबोर आता ही नहीं, मेरे को भी नहीं आता। लिबोर मिबोर मेरे को भी नहीं आते।
ये कब सीखने को मिलेंगे? CA फाइनल में, जब आप SFM में पढ़ रहे होंगे। ये अकाउंट्स का फंडा नहीं है, SFM का फंडा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात समझ लो कि आपको जो रेट लेना है वो लेना है लिबोर प्लस 4%। और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिबोर होगा, मैं दिखाता हूँ, ये रहा। एप्लीकेबल लिबोर है 1%, 1% प्लस 4%, तो ये हो गया 5%। ये आपका एक्चुअल रेट है, ठीक है ना जी। कई बार बच्चे लिबोर पढ़ के घबरा जाते हैं, और यार ये क्या हो गया। नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मानो। इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ब्याज कब जा रहा है? साल के एंड में जा रहा है, ठीक है, मैं देख लूँगा। एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द लोन द एक्सचेंज रेट वाज 72, और 31 मार्च आते आते रेट हो गया 76 का। 72 रुपये का रेट 76 रुपये हो गया है। तो अगर आप मुझसे बोलें लोन एट क्लोजिंग रेट 15 लाख इंटू 76, लोन एट एक्चुअल रेट, नोटिंग नहीं करनी, सब आता है आपको, सिर्फ देख लो कैसे हो रही है वर्किंग। 15 लाख इंटू 76, $11,40,00,000, 10,80,00,000। इतने बड़े फिगर देख के मेरे ना हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। मैंने इतनी बड़ी फिगर ज़िंदगी में नहीं देखी। और ये आ गया जी एक्सचेंज लॉस 60 लाख रुपए का। एक ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी इतने करोड़ों का हिसाब कर रहा है, बताओ। 60 लाख रुपए का एक्सचेंज लॉस हो गया बेटे आपको। एक और वर्किंग नोट बनता है इंटरेस्ट सेविंग। प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी में है, आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले इंडियन इंटरेस्ट, अगर हम लोन इंडिया से लेते तो क्या रेट होता, दे रखा होगा कहीं ना कहीं। अगर हम लोन इंडिया से लेते, इफ़ ABC बिल्डर्स बोरोड द लोन इन इंडियन रुपए में इंडियन बैंक से, तो हमें इसका रेट पड़ता 9.5%, ठीक है। 10,80,00,000 रुपए हमने लिए होते उस दिन, और इसका 9.5%। उस दिन बेटे लोन की वैल्यू ये थी ना, तो इंडिया में तो रेट फ्लक्चुएट होता ही नहीं। मैंने इंडियन बैंक से अगर पैसा उठाया होता तो 10,80,00,000 रुपए मैंने इंडियन बैंक से लिए होते, मैं उस पर 9.5%, $1,02,60,000 रुपये ब्याज पे कर रहा होता। और एक्चुअल इंटरेस्ट कितना जा रहा है? 15 लाख USD का लोन है, इसका 5% मेरा एक्चुअल रेट है। ब्याज की पेमेंट कब करनी है? साल के एंड में, तो 76 रुपये के हिसाब से पेमेंट हो रही है। 57 लाख रुपए। सेविंग बताओ कितनी हुई? 45,60,000 रुपये की सेविंग हो गई है। अब मुझे बताओ, 45,60,000 रुपये आपने बचाने के लिए 60 लाख रुपए का फटका झेल लिया। बचाया तो 45-60, लेकिन आपका एक्सचेंज लॉस हो गया 60 लाख का, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो हम अकाउंटिंग सेविंग की नहीं करते, ये तो नोशनल है। इस सेविंग को तो हमने नोशनल का नाम दिया हुआ था। एक्सचेंज लॉस 60, इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो मैंने आपको बताया था एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपए टू फॉरेन करेंसी लोन 60 लाख रुपए, लोन बढ़ा दो। नेक्स्ट एंट्री में क्वालिफाइंग एसेट डेबिट 45,60,000 आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर आपने लोन इंडिया से लिया होता तो भी आपको इतना ब्याज कैपिटलाइज करने की परमिशन होती, तो इंडियन बैंक तक आप अपना ब्याज कैपिटलाइज कर लो, बाकी P&L में भेज देंगे। टू एक्सचेंज लॉस 60 46
14,40,000 ये P&L में चला जाएगा, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या मैंने ये क्लास में आपको पढ़ाया नहीं? क्या मैंने ऐसे एग्जाम्पल क्लास में लिए नहीं? बच्चों वाला क्वेश्चन है। और अगर अभी भी बच्चे का कोई गिला शिकवा है कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारी बातें बहुत प्यार से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल बना बना के आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं। कॉपी खोलोगे ज्ञान मिलेगा। मेरे पास व्हाट्सएप आता है बच्चे का, बुरा मत मानना प्लीज़। देखो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं बच्चों को अपना समझता हूँ इसलिए बोलता रहता हूँ। बच्चे का मेरे पास एक क्वेरी आई, उन्होंने किताब से क्वेश्चन खींच के भेजा कि सर इसका आंसर बता दो। मैंने बच्चे को बोला बेटे ये तो क्लास में कराया हुआ है, आपकी क्लास कॉपी में होना चाहिए। बच्चे का पहला रिप्लाई, नहीं सर, ना ये नहीं कराया आपने। मैंने बोला बेटे ध्यान से चेक करो, मैंने कराया, मुझे याद है मैंने कराया। फिर बच्चे का, नहीं सर आपने कराया नहीं, मैंने सारी कॉपी चेक कर ली है। अब बताओ मैं क्या रिप्लाई करूं? मुझे पता है मैंने क्लास में कराए हैं ये क्वेश्चन। फिर मेरे पास क्या है, फिर वो मेरे को अपनी कॉपी खोलनी पड़ती है, उसमें से फ़ोटो खींच के भेजता हूँ, भाई देखो कराया हुआ है यार, ऐसा मत बोलो, अब आपने पढ़ा ही नहीं। फिर बच्चे का अगला एक्सक्यूज, सर मेरे व्यूज़ ख़त्म हो गए, सर मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया। बच्चे ने कॉपी तैयार की ही नहीं। अगर बच्चे ने कॉपी तैयार की हो तो बच्चा मुझे ऐसी बात क्यों बोले कि मेरे पास सर आपने कराया नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे कोर्स के अंदर क्वेरी नहीं पूछते और पता लगता है जी ये बच्चे का तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मैं उसको क्वेरी में ढूंढता हूँ, उसने कभी क्वेरी नहीं पूछी। तो ये सारा खेल किसके हाथ में है? ये सारा खेल आप बच्चों के हाथ में है। गेम आपके हाथ में है, गेम मेरे हाथ में नहीं है। पास होना, फेल होना, रैंक लेना, 90+ लेना, लापरवाही करना, सब आपके हाथ में है। सारा क्रेडिट आप लोगों का है। AIR 1 स्टूडेंट्स ही लेके आते हैं और फेल भी बच्चे ही होते हैं। सारी गेम बच्चे के हाथ में है, टीचर के हाथ में कुछ नहीं होता। ना तो सारे अर्जुन बने, ना ही सारे भीम बने। शिक्षा तो द्रोणाचार्य ने सबको एक जैसी दी थी। सारा कुछ बच्चे के हाथ में है, उसके फोकस के ऊपर है। लापरवाही मत किया करो बेटे। मैं बहुत वरीड हो जाता हूँ, मैं पहले इतना इमोशनली इन चीज़ों को नहीं लेता था। मैं एक हार्डकोर प्रोफेशनल था, पढ़ाया, काम ख़त्म, घर गए अपना। लेकिन अब जब अपना बच्चा ग्रो हो रहा है ना, तो इसको देख के अब इमोशंस जाग रहे हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ते वक्त, और बच्चे को कहाँ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं वरीड हो जाता हूँ कि इस बच्चे का क्या होगा, मैं कुछ कर नहीं पाता। फिर मेरे को बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं उसको व्हाट्सएप पे करा नहीं सकता, कॉपी उसके पास है नहीं, मैं उसकी हेल्प करूं तो करूं कैसे? कई बार मैं भी मजबूर हो जाता हूं, फंस जाता हूं मैं। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ये कौन सा है जी? AS10 सबका मनपसंद PPE बच्चों वाला क्वेश्चन। Calculate the value at which the plant should be capitalized in the books of स्टार। आपको प्लांट की कॉस्ट निकालनी है। तो आपको पता है एक्विजिशन बाय कैश में परचेज कर सकते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, हायर परचेज हो सकता है। एसेट खरीदने के बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए हुए। ये तो सिंपल वाला है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले पढ़ो। स्टार कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 680 की, इसमें GST इंक्लूड है 40,000 का, और इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है सारे GST का। टैक्सेस और ड्यूटीज़ तभी लेने हैं जब नॉन रिफंडेबल हो, नॉन एडजस्टेबल हो। यहाँ तो 40,000 का GST आपको क्रेडिट मिल ही जाएगा। तो आपने 680 लिखा, माइनस कर दिया 40, ये बन गया 640। ये आपका नेट परचेज प्राइस है। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग अदर एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन। क्या खर्चे हैं, पढ़ो जरा एक एक करके। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइट प्रिपरेशन लो 21,200।
फॉर्मेट याद है? परचेज प्राइस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ऐड करेंगे फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ऐड करेंगे लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, साइट प्रिपरेशन, प्रोफेशनल फीस, ट्रायल रन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस। याद है ना? एक फॉर्मेट बना के दिया था इतने सारे खर्चों का। टोटल लेबर चार्जेस 56,000 रुपये है। 200 आउट ऑफ द टोटल 500 मैन आवर्स वर्कड वर स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अच्छा, 56,000 रुपये के टोटल लेबर चार्ज हैं। 500 इंटू 200, 240%, 20,000 और 22,400। ये टोटल लेबर चार्ज है। 500 में से 200 लोगों ने काम किया, हमने प्रोपोर्शनेट बना के एलोकेट कर दिया। आगे क्या है? स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स कंज्यूम्ड इन द इंस्टॉलेशन 5,000। लो जी 5,000। टोटल सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर, टाइम स्पेंट इंस्टॉलेशन 25% ऑफ द 26,000 का 25%, 6,500 रुपये ऐड करो। 24 और 2 26। आगे टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसका 1/10 इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। 34,000 रुपये का 1/10, 3400 रुपये यहाँ पे ऐड करेंगे। टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 18,000 है। कंसल्टेंसी इसमें है वो 11,000 है और डेप्रिसिएशन है 12,000। डेप्रिसिएशन किस चीज़ का? ये उन एसेट्स का है जो यूज़ हुए हैं। ठीक है, अगर अपने एसेट्स यूज़ किए हैं इंस्टॉलेशन में तो डेप्रिसिएशन आ गया, अपने नहीं होते तो बाहर से किराए पे लेके आते तो रेंट आ जाता। तो 18, 11, 12 प्लस करेंगे 18, 12, 11। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है? द मशीन वॉज रेडी फॉर यूज 15 जनवरी 21। अकाउंट्स में चलता है रेडी फॉर यूज़ का कॉन्सेप्ट। तो आपकी एसेट रेडी फॉर यूज़ हो गई थी 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को। बट वाज यूज्ड फ्रॉम 1 फरवरी, ये डेट रेलिवेंट नहीं है, ये पुट टू यूज़ है, ये रेडी फॉर यूज़ है। अकाउंट्स में क्या चलता है? अकाउंट्स में चलता है रेडी फॉर यूज़, तो पुट टू यूज़ नहीं देखना आपने। ड्यू टू दिस डिले, रेडी फॉर यूज़ को पुट टू यूज़ बनाने में डिले हो गया। 15 जनवरी से 1 फरवरी, 15-16 दिन का डिफरेंस है। फर्दर एक्सपेंसेस 8,900 वर इनकर्ड, ये P&L में जाएंगे। कोई भी एक्सपेंस आपके एसेट के रेडी फॉर यूज़ बनने के बाद कैपिटलाइज नहीं हो सकता। 15 जनवरी को आपकी एसेट रेडी फॉर यूज़ थी, बात ख़त्म। उसके बाद आप कोई भी पैसा खर्च करो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये 8,900 हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द एसेट गेटिंग रेडी फॉर यूज़। टोटल बताओ, लगाओ टोटल। 640, 21,200, 22,400, 5,000, 6500, 3400, 18,000, 12,000, 11,000, टोटल 7,39,500। नोटिंग वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, बात को समझो और जय श्री राम बोलो। देखो आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा जी 7,39,500 और साफ साफ लिखा हुआ है फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 8,900 टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट्स ऑलरेडी रेडी फॉर यूज़। ये सारे खर्चे ले रखे हैं लिस्ट बना के। मुझे तो लगता नहीं कि पेपर में आपको गलती करके आओगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलते चलते हम आगे जब
17वां हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट, बी पार्ट। मैं पहले बी पार्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वाला बताता हूँ आपको, जो मज़ेदार है। एक एंटरप्राइज है जी, इन्होंने ऑर्डर किए हैं 20,000 किलोग्राम ऑफ सर्टेन मटेरियल 110। 20,000 किलो माल इन्होंने ऑर्डर किया है 110 रुपये में। द परचेज प्राइस इंक्लूड्स GST ऑफ 12 रुपीज़ पर kg, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल। हमने 110 रुपये के हिसाब से माल ख़रीदा, इसमें GST इंक्लूड है जो आपको वापस मिल जाएगा, तो फिर आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 98 रुपीज़ आ जाएगी। तो 98 इंटू 20,000। फ्रेट इनवर्ड कितना बता रहे हैं जी? 117,600। बहुत बढ़िया, फ्रेट हमें बता रहे हैं, फ्रेट है तो ऐड हो जाएगा 117,600। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो मटेरियल के एक्विजिशन से रिलेटेड हैं वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई लोडिंग अनलोडिंग होती, कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस होता, वो एक लिस्ट बना के दी हुई है AS2 के अंदर आपको। नॉर्मल लॉस कितना बताया जा रहा है? 2%। अगर मेरे पास 20,000 किलोग्राम है, नॉर्मल लॉस है 2% का, तो 19,600 मेरा नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है एंटरप्राइज एक्चुअली रिसीव्ड 19,500। इसका मतलब 100 का एबनॉर्मल लॉस है। मिलना चाहिए था 19,600, मिला 19,500, 100 कम मिला, एबनॉर्मल लॉस है। इसकी कॉस्ट हम अभी निकाल लेते, 2 मिनट का काम है। आगे 18,000 किलो कंज्यूम कर लिए। अगर 19,500 मेरे पास था, 19,500 में से मैंने 18,000 कंज्यूम कर लिया, तो बाकी का 1,500 क्लोजिंग स्टॉक में होगा। तो मेरे पास 19,600 के 3 ब्रेकअप हैं। 100 का तो मैंने एबनॉर्मल लॉस बुक करना है, ये कंज्यूम करना है, और ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखो। परचेज प्राइस 20,000 इंटू 98 एक्सक्लूडिंग GST, क्योंकि GST का तो रिफंड ही आना आपके पास। 19,60,000। नोटिंग वोटिंग नहीं करनी, सिर्फ देखते चलो। फ्रेट 117,600। टोटल बताओ 207,760। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पर यूनिट कॉस्ट 207,760 डिवाइडेड बाई 19,600। ये मेरा नॉर्मल आउटपुट है ना, -2%। नॉर्मल लॉस को हटा के बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई 106। तो करना क्या है? एबनॉर्मल लॉस 100 इंटू 106, कंजम्पशन कॉस्ट 18,000 इंटू 106, और क्लोजिंग स्टॉक 1,500 इंटू 106। क्वेश्चन ख़त्म, पैसा हजम। ये क्वेश्चन है बेटे, बताना ज़रा। सर ये तो पेपर में आने चाहिए, मैं तो खुद कहता हूँ पेपर में आने चाहिए। पेपर में आएंगे तभी तो नंबर मिलेंगे। ये देखो इसका आंसर। चलें आगे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है।
इन द बुक्स ऑफ रानी लिमिटेड, अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन मार्च 22 अमाउंट्स टू 175, वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। कंपनी ने 31 मार्च 2022 को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 1,75,000 रुपये पे की है अंडर फीफो। क्या लगा रहे हैं? फीफो। और कितनी अमाउंट बता रहे हैं? 175। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। द कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। कंपनी फीफो से वेटेड एवरेज में जाना चाहती है, इसको हम मानते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हम करते हैं तो उसके लिए AS1 में डिस्क्लोज़र देना पड़ता है। अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चुनाव करते हैं तो उसे कंसिस्टेंट बेसिस पे लगाना पड़ता है। और अगर हम पॉलिसी चेंज करते हैं और उस पॉलिसी चेंज करने का हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई मटेरियल इफेक्ट आ रहा है, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कि जी हमने पॉलिसी चेंज की है और उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे इतना इफेक्ट आ रहा है। ये नोट देना पड़ता है आपको। पॉलिसी क्यों चेंज की है? फॉर वैल्यूइंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द ईयर 21-22। ठीक है, इसी साल पॉलिसी चेंज हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 22 अमाउंट्स टू 159। उत्तरी 1,75,000 रुपये का स्टॉक है फीफो के हिसाब से, और अगर मैंने वेटेड एवरेज लगाया तो ये 159 हो गया। मुझे बताओ मेरे प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है? मेरे प्रॉफिट्स पे 16,000 का इम्पैक्ट आ रहा है। मेरा प्रॉफिट कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्लोजिंग स्टॉक कम होने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, अरे भैया ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता है, और आप इनकम साइड कम कर रहे हो अपनी, प्रॉफिट गिर गया आपका 16,000 रुपये से। ओपनिंग स्टॉक खर्चे का काम करता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम का काम करता है। क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, अरे छोड़ो ना यार, क्यों? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट मेरी है 159, ये है 2,07,000, वैल्यूएशन 159। तो हम पेपर में लिख सकते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज हायर देन द कॉस्ट, सो देयर इज नो रिडक्शन इन द वैल्यू, बट ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी our profit will get reduced by 16,000 because value of inventory 175 under FIFO but 159 under weighted average. So it should be reported because it has a material effect on the financial statements. भाई सिंपल सी बात है, in the given question company is changing its valuation policy from FIFO to weighted average. As per the provisions of AS1, it's a change in policy, and every change in policy should be reported in financial statements if it has material effect on financial statements. In the given case, our profit is reducing by 16,000 rupees, so this change should be reported. फिर लिखेंगे further NRV of the stock is 2,07,000 which is already higher than cost, so it should be ignored. बस इतनी सी बात है। यही बात आंसर में लिखी हुई है, मैं चेक कराता हूँ। द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर NRV सिंस NRV इज हायर ग्रेटर देन द कॉस्ट, सो इट शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है जी। इन द प्रेजेंट ईयर कंपनी हैज़ चेंज्ड टू वेटेड एवरेज विच बेटर reflects the consumption pattern of inventory. Earlier practice was FIFO. The change in policy was reduced current year's profit by 16,000 rupees. नोट लिख के आ जाओ, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाओ।
अच्छा ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ए लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद गामा लिमिटेड। बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब समझते हो, ये कैंसिल नहीं हो सकता। बाइंडिंग एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो सकता। टू बाय अ कस्टम मेड मशीन 1,00,000 रुपीज़। आपने कोई मशीन कस्टमाइज कराई है गामा से 1,00,000 रुपए की। अच्छा, एट द एंड ऑफ X1 X2, इस साल के एंड में क्या हुआ, बिफोर डिलीवरी, मशीन अभी आई नहीं है, मशीन अभी आई नहीं है, मैंने मशीन की डिलीवरी अभी ली नहीं है। ए लिमिटेड हैड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन का मेथड ही चेंज करना था तो मशीन क्यों कस्टमाइज कराई। अब उस मशीन का क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट आपका बाइंडिंग है, डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी। द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर्ड एंड इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी। द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज़ नील। 1,00,000 रुपये का फटका लग गया आपको। आप मशीन की डिलीवरी लोगे, उसकी पेमेंट करोगे, फिर इस मशीनरी का कोई स्क्रैप नहीं, वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। स्क्रैप करने का मतलब तो लाख रुपए P&L में डाल दो, आपका ये लॉस हो गया सर। तो ये 1,00,000 रुपये P&L में राइट ऑफ होंगे। तो जब मेरे पास मशीनरी आ जाएगी, मैं एंट्री पास करूंगा मशीनरी टू बैंक, और सेकेंड एंट्री पास कर दूंगा P&L टू मशीनरी, राइट ऑफ कर दूंगा इसे। ये 1,00,000 रुपये राइट ऑफ होंगे। मुझसे पूछ रहे हैं, कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो मैं इसमें लिखूंगा ना, इन द गिवन केस contract is a binding contract, it cannot be cancelled, so delivery of machine is 100% probable, but after receiving the delivery it will not be utilized in the new production method and scrap value will also be nil, so the company will have to face a loss of 1,00,000 रुपीज़। फिर जर्नल एंट्रियाँ 2 एंट्रियाँ मार देना, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये देखो, लॉस ऑन, इन्होंने यहाँ पे टू बैंक नहीं करा तो कोई बात नहीं, पेबल कर दिया इन्होंने, गामा के नाम से पेबल खड़े कर रखे हैं, पेमेंट नहीं कराई। यहाँ पे मशीन भी डेबिट कर सकते, फिर P&L टू मशीन कर सकते हैं, सिंपल एंट्री डल सकती हैं। ये थोड़ा सा नाम दे दिया इन्होंने बस इसको, और कुछ नहीं है। पॉइंट वही है, मशीनरी टू कैश, P&L टू मशीनरी। नुकसान हो गया जी 1,00,000 रुपये का हमारा। फिर इसके बाद है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अरे भाई साहब, ये तो कट कॉपी पेस्ट आ गया क्वेश्चन, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। हमारी बुक में ना एक है क्वेश्चन नंबर 17 है शायद, मैंने लिस्ट बना रखी है, हाँ 17 ही है। मिस्टर राशिद वाला क्वेश्चन है जी एक, और रशीद साहब वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप रेफर कर लेना जी। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, फिगर्स भी चेंज नहीं किए। पता है क्या फिगर चेंज हुए हैं, हमारी बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ पे 6,000 है, 6350 है, एक एक जीरो फालतू लगा दी बस इन्होंने, और कुछ ना करा, बाकी सब सेम है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे, क्लास बुक में किया हुआ है। मैं आ गया जी 13th क्वेश्चन में। ये फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, ये फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है। और अगर किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही की, क्वेश्चन गया उसके हाथ से। किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही की तो क्वेश्चन गया उसके हाथ से।
किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही की तो क्वेश्चन गया उसके हाथ से। किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही गई तो क्वेश्चन गया उसके हाथ से। इतनी बार सर, एक लाइन को 10 बार बोल दिया। हाँ हाँ भाई हाँ, क्योंकि जब फॉरेन ब्रांच की बात आती है तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लागू होते हैं, एक है इफ़ो और एक है निफ़ो। और मैंने निफ़ो में आपको बताया था, जब ब्रांच को एक सेपरेट एंटिटी बना के काम करते हैं तो ये बन जाता है नॉन इंटीग्रल, और जब आपका ब्रांच हेड ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है तो वो होता है इंटीग्रल। और इन दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है, इन दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है। जब हम इफ़ो की बात करते हैं तो आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं और जो डेप्रिसिएशन है वो चलता है आपका एक्चुअल रेट पे, लेकिन यहाँ पे चलता है फिक्स्ड एसेट्स और उसका डेप्रिसिएशन क्लोजिंग रेट पे। शायद आपको याद होना चाहिए, ट्रांसलेशन रूल याद है? जब मैं आपसे बात करता था इफ़ो की तो फिक्स्ड एसेट्स मैं बोलता था एक्चुअल रेट, मैं बोलता था डेप्रिसिएशन एक्चुअल रेट। अच्छा, बाकी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, आपके लोन्स सब बोलते थे हम क्लोजिंग रेट। लेकिन फिर मैंने बोला था निफ़ो, आपकी कॉपी खोलो, निफ़ो के बारे में रूल लिखवाए हुए हैं। निफ़ो में यहाँ पे क्लोजिंग रेट हो जाता है। इफ़ो और निफ़ो में एक तो फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन का अंतर है कि ये दोनों क्लोजिंग रेट पे आते हैं, और दूसरा एक आता है FCTR। जब हम ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ट्रायल बैलेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, लास्ट में टोटल लगाते हैं तो यहाँ लिखते हैं एक्सचेंज लॉस, यहाँ लिखते हैं एक्सचेंज गेन, लिखते हैं ना। तो एक्सचेंज लॉस एक्सचेंज गेन की जगह पे क्या आता है? FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। याद होना चाहिए आपको। मैंने आपको निफ़ो में ये दो परिवर्तन बताए थे कि एक तो एसेट्स और डेप्रिसिएशन पे क्लोजिंग रेट लगाना है, और एक आपने एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस की जगह पे FCTR लिख के आना है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और ये जो क्वेश्चन आपके इस RTP में आया, निफ़ो पे आया, निफ़ो पे। किस पे आया? निफ़ो पे। निफ़ो 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 निफ़ो, ये निफ़ो निफ़ो क्या है? ये निफ़ो निफ़ो, निफ़ो का मतलब एक्चुअल रेट नहीं, निफ़ो का मतलब क्लोजिंग रेट है। किस पे? एसेट्स पे। याद होना चाहिए बेटे, आपको याद होना चाहिए। PQR हैज़ अ ब्रांच USA. Business of the branch is carried out substantially independent. ये रही बात, ये छुपा हुआ आपका आंसर। ब्रांच को इन्होंने इंडिपेंडेंट वे से कैरी किया हुआ है, बाय वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग कैश एंड अदर मॉनेटरी आइटम्स, इनकरिंग एक्सपेंसेस, जनरेटिंग इनकम्स एंड अरेंजिंग बोरिंग्स इन इट्स लोकल करेंसी। आपने ब्रांच को सारी परमिशन दे रखी है, जो करना है करो। ब्रांच अपना काम अपने तरीके से कर रही है, सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट। ये बन गया निफ़ो। तो मैं करूँगा क्या? रेट का चुनाव करूँगा, ऑफिस इक्विपमेंट क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट। कॉपी खोलो, वहाँ से देखो। वैसे मैं यहाँ पे एक्चुअल रेट का इस्तेमाल करता। अगर ये क्वेश्चन शरीफ क्वेश्चन होता, सीधा साधा क्वेश्चन होता, इफ़ो का क्वेश्चन होता, एक्चुअल 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 खेलते रहते। जिस दिन हम एसेट्स खरीदते हैं उस दिन का डेट ऑफ एक्विजिशन रेट क्वेश्चन में दिया होता है, स्पेशली हम यहाँ लगा देते हैं। अब आपको देगा ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज 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 एवरेज, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, ये तो गिवन ही होगा। हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है, बस करना क्या है? ट्रांसलेशन करना है आपने। अच्छा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा?
सैलरी प्लस हो जाएगी, सैलरी कितने से प्लस हो जाएगी, $600 से, और एक नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आपको पता है सैलरी तो आपका खर्चा है, एवरेज पे जाएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी करंट लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग रेट पे जाएगी। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा, प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा, सब कुछ आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर, कॉपी आपके पास है, रिवीजन करना आपका काम है। ठीक है जी, चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर 10% एट WDV। ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास कॉस्ट पे है कितना, 56,400। मेरे पास इसका एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ओपनिंग 5400। ओपनिंग का मतलब समझते हो, ओपनिंग का मतलब है अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, तो WDV कितनी आ जाएगी, 51,000। इसका 10% 5100। एंट्री पास हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5100। तो इसमें जुड़ेगा 5100, तो ये हो जाएगा 10,500, और एक नया अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से। डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का नया खाता खुल गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं तो ये 10,500 हो गया। और जब भी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा होता है, इसका मतलब आपके एसेट्स कॉस्ट में मेंटेन हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट में नहीं जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगी, तो ये एंट्री बनती है आपकी। तो 5100 डेबिट हो रहे हैं, 5100 क्रेडिट हो रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम है जी। मैं लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 5100, ये 10,500 हो गया। सैलरी डेबिट हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो गई, डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट हो गया। आगे पढ़ो जरा। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग रेट पे है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आ सकता। फिर क्वेश्चन हमें कहता है जी, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट हेड ऑफिस इज शोइंग रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच। मैंने तो आपको बताया ही था, ये जो हेड ऑफिस अकाउंट है इसको काट के हम 23,75,614 लिख देंगे। ब्रांच के बुक्स में HO क्रेडिट है, HO के बुक्स में ब्रांच डेबिट है, वो बता रहा है कि ब्रांच कितना डेबिट है। यहाँ से अभी तो क्वेश्चन में GST भी नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस में GFH होता मैं GST भी उठा के ऊपर चिपका देता। आगे बताओ जी। ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट इंक्लूड्स वन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 2400 परचेज ऑन 1 अप्रैल। इस लाइन का कोई रेलेवेंस है ही नहीं, इस लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? कहते हैं ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है ना आपका, ये वाला, इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, परचेज। कब की? 1/4/21 को। अब मुझे बताओ, साल के पहले दिन परचेज की, अगर साल के पहले दिन परचेज की, क्योंकि मार्च 22 में खाते बंद हो रहे हैं ना, अगर साल के पहले दिन परचेज की तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकलेगा। तो हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकाल तो दिया, हमने 56,400 लिया, उसमें से एक्यूमुलेटेड ये माइनस किया, तो ये आ गया 51,000, इसका 10% किया 5100, एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन टू जब आपका एक्विजिशन साल के पहले दिन है, डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकलना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर ये डेट 1 अप्रैल की जगह 1 अक्टूबर होती फिर टेंशन होती। 1 अक्टूबर होती तो आपको स्प्लिट ऑफ करना पड़ता कॉस्ट को, कि जी इस पे पूरे साल का निकलेगा, इस पे आधे साल का निकलेगा, फिर तो टेंशन हो। जब आपने एक्विजिशन किया ही 1 अप्रैल को है तो ठीक है ना,
पुराना नया सब 1 अप्रैल पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया हमने, बेकार का पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट पे आते हैं। वन फर्नीचर ऑफ द कैरिंग वैल्यू, मैं पहले फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दिखा दूंगा आपको, पॉइंट देख के कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। लो, मेरे पास फर्नीचर कितने का है, 36,000 का, और इस पे 6840 का डेप्रिसिएशन। WDV बताओ जी कितनी आई, 36,000 इंटू 6840, 29,160। इसका 10% बताओ जी कितना, 2916। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2916, 2916। तो हम इसमें 2916 ऐड कर देंगे और एक नया खाता खोल देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2916। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, सिंपल सी बातें। अब देखते हैं पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बताओ जी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। वन फर्नीचर ऑफ कैरिंग वैल्यू $, फॉर 50, 1 अप्रैल 21। साल के पहले दिन कोई $450 का हमारे पास फर्नीचर है जी, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 500, इसकी कॉस्ट है 500, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 50। तो कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 450। सही कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन कब की बात है ये, 1/4/21 की बात है। क्यों बता रहा है, 1/4/2021 को इनके पास 500 रुपये की कॉस्ट है, 50 का डेप्रिसिएशन है, 450 की बुक वैल्यू है। एक फर्नीचर की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है हैज़ बीन सोल्ड फॉर, इन्होंने इसको बेच दिया है $405 में। तो देखने में लग रहा है कि 450 की एसेट 405 में बिक रही है, तो लॉस हो गया। नहीं हुआ, कैसे, सेलिंग हुई है 31 मार्च को। मुझे प्लीज़ बताओ, $405 में फर्नीचर बिका तो कब बिका, $405 में फर्नीचर बिका तो 31 मार्च को बिका। तो इसका मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए सेल से पहले। तो इसका 10% बताओ कितना है। सर डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे नहीं लगाना, डेप्रिसिएशन WDV पे लगाना है। अच्छा, लो मैं घुमा देता हूँ, इस पे बताओ 10% कितना, सर 45। तो 45 लगने के बाद कितना बचेगा, 405। तो 405 की एसेट कितने में बेची आपने, 405। ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। और इस पे डेप्रिसिएशन कितना है आपका, इस पे डेप्रिसिएशन 45 का है। तो पता है इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट 405 टू एसेट 500। 500 कॉस्ट है ना, कॉस्ट को हटा दो, डेप्रिसिएशन 50 का ये रहा, 45 का और लगेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 95। कैश फ्लो सबने पढ़ा हुआ है, नफ़ा नुकसान कुछ है नहीं। मेरे पास बेटे 500 रुपये की एसेट है, इस पे 50 का डेप्रिसिएशन है, 450 की बुक वैल्यू है। ये 450 की बुक वैल्यू 1 अप्रैल को है, लेकिन मैंने बेचा है 405 में, साल के आखिरी दिन। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पे 10% 45 लगेगा। 45 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो इसमें 45 ऐड हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। ये एंट्री इस तरह से बनाई है। तो ये जो सेल की एंट्री है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये एंट्री एडजस्ट कैसे होगी, बैंक को डेबिट करो, इसको भी डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो। तो इसका मतलब ये है इसमें से माइनस करेंगे 95 क्योंकि सेल हो गई है। फर्नीचर में से माइनस करेंगे 500 क्योंकि ये भी सेल हो गया है। 500 का फर्नीचर गया, 95 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गया, और जो 405 है वो कैश एंड बैंक में ऐड होंगे आपके। देखो बैंक बैलेंस कितना आपका, क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखो ज़रा।
मिस्टर एम एट नो प्रॉफिट नो लॉस, वो तो मेरे को पता लग गया कि कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं है। मिस्टर एम हैज़ नॉट पेड द अमाउंट टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ ब्रांच। अच्छा, पैसे नहीं मिले आपको, अभी पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक अकाउंट डाल देते हैं मिस्टर एम का। मिस्टर एम, हमने 405 लेना है इससे, ये एक तरह से डेटर है आपका। कैश एंड बैंक में नहीं जोड़ना, उधार बेचा है तो कोई बात नहीं, कैश एंड बैंक की जगह पे डेटर आ गया आपका। और इस पे भी कौन सा रेट लगा देंगे, क्लोजिंग। आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, आपको रेट बता रहा है, लो मज़ेदार रेट है। ओपनिंग रेट कितना है, 64। क्लोजिंग रेट कितना है, 70। नहीं, ये इस रेट का हमने क्या लेना है, छोड़ो। क्लोजिंग रेट बताओ कितना है, 75। एवरेज रेट कितना है, 72। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एवरेज है 72, क्लोजिंग है 75, ओपनिंग है 64। रेट लगाना ना, ये लो मैं ये रेट लगा देता हूँ आपके, कन्वर्ट आप कर लेना, आंसर आपके पास है। ऑफिस इक्विपमेंट, मेरे पास इक्विपमेंट कितना है, 56,400। कौन सा रेट, क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है, 75, ठीक है। फिर मेरे पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितना है, 10,500 रिवाइज होने के बाद। इस पे भी क्लोजिंग। मेरे पास फर्नीचर है, फर्नीचर 36,000 का था, 500 का बेच दिया, क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बताना ज़रा कितना है ये, 6840, 2916 माइनस 95, 9661 इंटू 75, ठीक है जी। फिर मेरे पास है डेप्रिसिएशन, इन दोनों का टोटल 5100 प्लस 2916, 8016 डेप्रिसिएशन है, 75। वैसे डेप्रिसिएशन पे एक्चुअल रेट लगता है, लेकिन निफो का क्वेश्चन होने की वजह से हम सब पे क्लोजिंग 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 ठोकते जाएंगे। क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, और एंट्री का डल रही है डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, एक तरफ से डेप्रिसिएशन आ गया, एक तरफ से ये दोनों बढ़ गए, सेल की वजह से कम हो गए। अगले पेज पे आते हैं। ओपनिंग स्टॉक 64, ठीक है जी। परचेजेस 72, 72, 72, इसमें एक प्लस हमने किया था 600, सैलरीज में हमने कितना प्लस किया था, 600, 72। यहाँ पे आया था आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, इस पर क्लोजिंग लगा देना। कैरीज 72, रेट 72, 75, 75, 75, ये था 25 लाख 23,75,614। इस पे क्लोजिंग। कैलकुलेटर चलाना, वर्किंग बना लेना। मैंने सिर्फ आपको एसेट्स वाले पॉइंट समझाने थे, क्योंकि सेल का पॉइंट था, डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, एक इसमें निफो का पॉइंट था, बाकी तो कुछ है नहीं। इस पे भी क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक पे क्लोजिंग। मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, ये देखो, सबसे पहली बात, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का क्वेश्चन है। निफो, निफो ऑफिस इक्विपमेंट 56,400 क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड
10,500 क्लोजिंग। डेप्रीसिएशन 8016 क्लोजिंग। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्लोजिंग 35,500। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एक्यूमुलेटेड, ये राजी क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, परचेजेस एवरेज रेट, सेल्स एवरेज, कैरिज एवरेज, सैलरीज एवरेज, रेंट एवरेज, सैलरीज पेबल क्लोजिंग, हेड ऑफिस ईयर अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग, पेबल क्लोजिंग, कैश कैश क्लोजिंग क्लोजिंग, मिस्टर एम क्लोजिंग, ये आ गया जी। इसको बोलना चाहिए FCTR, क्योंकि निफो का क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा जी क्लोजिंग। कैलकुलेटर चलाना है सिर्फ। एक सेल परचेज का पॉइंट था फर्नीचर वाला जो मुझे समझाना था, बाकी तो सब सेम है। हमने क्लास में क्वेश्चन किया था कार्लिन वाला, ये कार्लिन वाला क्वेश्चन ही है आपका, बस एक सेल का पॉइंट आ गया इसके अंदर में। अच्छा जी, फिर 19वां हो गया, 18वां हो गया, 17वां हो गया, 16वां हो गया, 15वां हो गया, 14 तो सेम ही था। ब्रांच वाला क्वेश्चन समझा दिया आपको। निफो का क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया पॉइंट था निफो वाला। ये तो किया हुआ है जी। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 39 है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आपकी क्लास कॉपी में इसका आंसर है। कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी नहीं बदली, सब सेम है। लो जी, मैं हायर परचेज पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें करना क्या है, इसमें सर मजाक करना है। मजाक कैसे, ये देखो, एक हायर परचेज़र है, इसने 3 मशीनें खरीदी हैं एस से हायर परचेज सिस्टम पे, और जो कैश प्राइस है वो एक मशीन का 3 लाख रुपए है। एक का 3 लाख तो 3 का 9 लाख। हायर परचेज़र जो है वो डेप्रीसिएशन लगा रहा है 20% WDV। 2 मशीनें इसकी उठा के ले गया वो, क्योंकि इसने सेकंड पेमेंट नहीं करी एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ये तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है। 3 मिल्क वैन, 3 में से 2 उठा के ले गया, वही तो क्वेश्चन है। 20% 30%, कुछ नया है ही नहीं। द हायर वेंडर वैल्यूड द मशीन्स लेस 30% डेप्रीसिएशन ऑफ दिस। लो, बुक वैल्यू निकालनी है तो 3 लाख इंटू 2 6 लाख, माइनस 20% 480, फिर माइनस 20% 384 आ गई। ये तो आ गई बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू निकालनी है, ये 294 आ गई। 384 को जब 294 में लेके जाएगा तो लॉस आ जाएगा। 90,000 रुपीज़ का लॉस ऑन रीपोजेशन है। कौन बियर करेगा? हायर परचेजर बियर करेगा। और वेंडर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 294। हमने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है। मैं तो 20% 30% देख के खुश हो गया। 3 मिल्क वैन है जी, 3 टेम्पू हैं जी, या 3 मशीनें हैं जी, उसमें से 2 उठा के ले गया। यही करता है क्वेश्चन में। फिर भी बच्चा बोले जी समझ में नहीं आ रहा, तो गलत बात है ना। फिर एक और बात, ये जो हायर वेंडर है इसने 15,000 रुपये रिपेयर पे लगाए हैं और फिर इसको बेच दिया 255 में। पहले बताओ, 294 में तो लेके आया है मार्केट वैल्यू, 15,000 रुपये रिपेयर पे लगा दिए, 3,900, बेचा कितने में? 255 में। लॉस ऑन रीसेल बताओ कितना हो गया उसको? 54,000 रुपये का नुकसान वेंडर को भी हुआ है। ये लॉस ऑन रीसेल है आपका। पहला वर्किंग नोट हायर परचेजर के हिसाब से बनेगा।
कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन रीपोजेशन, तो उसके लिए बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन करा के लॉस ऑन रीपोजेशन आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे लॉस और प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ गुड्स। अब ये वेंडर के हिसाब से बनेगा। 294 में लाया हूँ जी, रिपेयर कराई है 15,000 की, 255 में बेच दिया तो हमें 54,000 का लॉस हो गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन बनाया है क्यों। देखना ज़रा, ये रहा क्वेश्चन। ये तो जी प्रॉफिट और लॉस बता रहे हैं, सोल्ड बाय हायर वेंडर। 294 में लाया हूँ जी मैं, 15,000 की रिपेयर करा दी जी, 255 में बेच दिया जी, 54,000 का लॉस हो गया जी मुझे। ये तो हो गया वेंडर का वर्किंग नोट। ऊपर वाला तो मज़ेदार है, 294 की मार्केट वैल्यू है जी और 384 मेरी बुक वैल्यू है जी और 90,000 रुपये का लॉस ऑन रीपोजेशन हो गया। चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? ये आरटीपी बनाई है, वही क्वेश्चन है पुराने। बारहवां भी हो गया जी, 11वें में कुछ था ही नहीं, जान ही नहीं है 11वें में तो। लो जी आओ, क्वेश्चन नंबर 10 इंश्योरेंस क्लेम का है। इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है जनाब। क्या बनाना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है जी। लो नोटिंग मत करना, वैसे ही देख लो। बताओ जी ओपनिंग स्टॉक कितना है? 150 500। प्रेजेंटेशन आप कर लेना, ये डॉक्टरों वाली भाषा में लिख रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आप लिख लेना। परचेज है जी, इसमें 40,000 की परचेज है, इनवॉइस इनको मिले नहीं है लेकिन माल आ गया है। इनवॉइस नहीं आए लेकिन माल आ गया है। शायद आपको याद हो मैंने बताया था कि ये चैप्टर सर्वेयर के हिसाब से चलता है। सर्वेयर को आपके बिलिंग से कोई मतलब नहीं, जिस दिन आग लगी उस दिन फिजिकल स्टॉक कितना था, सर्वेयर बस इतनी बात समझता है। तो 40,000 रुपये के बिल आपके पास नहीं आए लेकिन 40,000 का माल आ गया था, तो फिजिकल स्टॉक आ गया था ना। तो ठीक है, अगर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है तो ये इंक्लूड बिल्कुल ठीक किया हुआ है। 317 बिल्कुल ठीक फिगर है। माल जो रिसीव हुआ था वो इसमें है, बिल्कुल ठीक फिगर है। बिल बाद में आ जाएंगे, कोई नहीं, फिजिकल स्टॉक तो था ना। फिर क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैम्पल्स फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ इंक्लूडेड। लो जी ये गलत किया, यहाँ से 32,000 माइनस होना चाहिए। जो गुड्स एडवर्टाइजिंग में सैंपल में बढ़ते हैं वो P&L में जाना चाहिए। परचेज में क्या कर रहे हैं, हटाओ। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं जी परचेज रिटर्न भी है 15,000 की। लो एक 15,000 और हिटाओ, 317 माइनस 32 माइनस 15,000, 2,70,000 की परचेज आ गई जी। रिटर्न्स भी हटा दिए, सैंपल्स भी हटा दिए। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी, वेजेस, और इसमें 10,000 रुपये की कोई मैनेजर की सैलरी। मैनेजर की सैलरी ट्रेडिंग में थोड़ा आती है, मैनेजर की सैलरी तो P&L में जाती है। वेजेस 55,000 रुपये आ जाएंगे, 65,000 में से 10,000 हटा दो। अच्छा और क्या रह गया, सेल्स एक्सक्लूडिंग, सेल में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हैविंग सेल वैल्यू 35,000, अप्रूवल हैज़ बिन रिसीव्ड। अप्रूवल आ गया है तो 455 नहीं है, 35 जोड़ो इसमें। 455 की सेल में अप्रूवल वाली सेल क्यों नहीं जोड़ी, 35,000 रुपये जोड़ो इसमें। सेल 480। प्रेजेंटेशन कर लेना, 455 प्लस 35 480, 490 सर, 455 460, हाँ 490। हमने क्लास में जो क्वेश्चन किए उसमें अप्रूवल वाली सेल इंक्लूड बताता था, फिर हम उसको हटाते थे। इसमें उल्टी बात की, कहता सेल में इंक्लूड नहीं है अप्रूवल वाली सेल, तो क्यों नहीं है, ऐड करो। अप्रूवल आ गया तो सेल हो गई वो। अप्रूवल नहीं आता तो स्टॉक विद कस्टमर दिखा देते कॉस्ट पे। आपको कौन सा नहीं पता। जीपी रेशो बताओ जी कितना है, 20% है जी। लो जीपी आ गया
96,000 रुपीज़ का, 98,000 का। 20% किस पे है? सेल्स पे है। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। 150, 500, 270, 55,000, 98,000 माइनस 480, 83,500 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी, बैलेंसिंग फिगर। एवरेज क्लॉज, इंश्योर्ड वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, डैमेज गुड्स। बताओ जी इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है? इंश्योर्ड वैल्यू है 75,000, साल्वेज कितना है? 12,000। आओ जी आंसर। $83,500 माइनस करो 12,000, 71,500। आंसर आ जाएगा जो आ जाएगा 64,222, 64,222 रुपये का ये क्वेश्चन है बेटे। मैं करवाई क्यों रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ? सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि सर ने करा दिए। सैंपल माइनस कर दिया, रिटर्न माइनस कर दिया, अप्रूवल सेल जोड़ दी, जीपी लगा के क्वेश्चन खत्म। हमने तो क्लास में इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन किए हुए हैं, ये तो क्वेश्चन किसी लेवल के ना है। ये लो, ये रहा आपका आंसर। ये आंसर है, ये 64,222। अच्छा सर, थर्टीन्थ, 12th, 11th, 10th सब आसान है। 9th में आ गए, ये तो क्लास का क्वेश्चन है जी, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है क्लास बुक का। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। वो मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना बोनेंजा लिमिटेड वाला, बोनेंजा, ये वही क्वेश्चन है आपका। फीफो लगाना है, बोनेंजा वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्लास बुक का 16th क्वेश्चन है जी। और क्वेश्चन नंबर 8 लो जी, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है जी। ये जितने भी फिगर्स हैं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बन जाएगा। सारे फिगर को डबल किया हुआ है। तो क्लास बुक में जो 11वां क्वेश्चन है वो डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से देख लेना। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है जी, मेरे पास नया कुछ नहीं है। मैं आ गया जी प्रेफरेंस शेयर में। 7A या 7B दोनों क्लास बुक के हैं। प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नया नहीं है। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है जी। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, ना फिगर चेंज ना नाम चेंज, कुछ भी नहीं, डिट्टो क्लास में पढ़े हुए क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया। क्लास बुक में एग्जाम्पल प्रिंटेड है, एक क्लास बुक में एक एग्जाम्पल प्रिंटेड है, एग्जाम्पल, ये वो क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं, कंपनी के पास 1,00,000 शेयर हैं, 1:10 की रेशो है। तो अगर मैं 1,00,000 शेयर्स पे 1:10 लगाता हूँ तो 10,000 शेयर्स आ जाते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है और मैं इसको इशू कर रहा हूँ 31 रुपये में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 31, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 21। एक एंट्री पास करके दिखानी है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर 31 रुपये में इश्यू हो रहा है, तो न्यू इश्यू की एंट्री डालनी है। पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। 31 रुपये आए हैं तो 10 की फेस वैल्यू, 21 का प्रीमियम। क्लास में एक एग्जाम्पल प्रिंटेड है, ये डिट्टो एग्जाम्पल उठा के आरटीपी में डाल दिया। 1,00,000 शेयर का 1/10, 10,000 शेयर का ऑफर है। 31, मार्केट वैल्यू 46 रुपये की है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इश्यू प्राइस 31 है, इसका रेलेवेंस है।
ये बोनस शेयर, ये क्लास बुक का कौन सा क्वेश्चन है जी? ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है और ये जनवरी 21 के पेपर में आया था 5 नंबर के लिए, वही उठा के यहाँ डाल दिया। क्लास बुक का 13th क्वेश्चन है जी, कट कॉपी पेस्ट क्लास बुक का 13वां क्वेश्चन है जी। लो जी, प्री इनकॉर्पोरेशन, ये तो जी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें कंपनी बनने से पहले मैनेजर था, कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर बन गया था। तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन गिवन था और मैनेजर की सैलरी हमने निकाली थी। ये वही क्वेश्चन है जी आपका, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, कैश फ्लो। इनडायरेक्ट मेथड से बनानी है। हंसना मना है, हंसना बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। देखो, एक तो डिविडेंड पेड है और एक डेप्रिसिएशन गिवन है। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में चला जाएगा, ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड बैक हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कुछ नोट्स टू अकाउंट्स बता रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि एक बार क्वेश्चन गो थ्रू हो जाएगा आपका, बाकी तो कुछ है नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये देखो इसमें है सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, 3 लाख की कैपिटल 560 हो गई है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अगर 3 लाख की कैपिटल 560 हो गई है तो 260 का न्यू इशू है। नोट नंबर 1 में जा रहा हूँ मैं, ये रहा जी नोट नंबर 1। 2,10,000 रुपये की तो इक्विटी कैपिटल इशू हो रही है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो रही है जी 50,000 की। तो 2, 10 और 50, 2, 10 और 50, 260 हो गया। तो आपको फाइनेंसिंग में लिख देना चाहिए इशू ऑफ पीएससी, इशू ऑफ ईएससी, ये 50,000 है, ये 210 है। एक आपका डिविडेंड पेड दे रखा है क्वेश्चन में। बेटे कर लेना क्वेश्चन यार प्लीज़, बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कर लेना, कर लेना बेटे, होमवर्क है, आप कर लेना। आरटीपी आपके पास है, कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये रिजर्व एंड सरप्लस का इंक्रीज बता रहा है 10,000 रुपये। डिविडेंड पेड कितना है? 10,000 रुपये। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 रुपये। ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट 20,000 ले जाना। चेंजेस इन रिजर्व और करंट ईयर का डिविडेंड दोनों मिलकर नेट प्रॉफिट 20,000 रुपये का बना लेंगे। इंक्रीज इन डेटर्स 90,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस हो जाएंगे। टैक्स प्रोविज़न पिछले साल वाला ये पे हो जाएगा और ये वाला ऐड बैक हो जाएगा। टैक्स प्रोविज़न है ये, कर लेना बेटे प्लीज़। अच्छा, ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं, अगर आप इसका अकाउंट बनाते हैं, अगर मैं बनाता हूँ एफए अकाउंट, 180 का ओपनिंग बैलेंस है, 3.5 का क्लोजिंग है, 40 का डेप्रिसिएशन भी है, ये रहा डेप्रिसिएशन लिखा हुआ लास्ट में। तो परचेज़ कितनी आ जाएगी? 210। तो 210 की परचेज़ इन्वेस्टिंग में चली जाएगी। 40,000 का डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगा। फिर इसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक 70,000 रुपये माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन डेटर 75,000 रुपये माइनस कर देंगे। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग ही है। अदर करंट एसेट्स 33,000 रुपये के माइनस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन खत्म हो गया बस। नेट प्रॉफिट कितना था? 20,000। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कितना था? 40,000। ट्रेड पेबल कितने थे? 90,000। करंट ईयर का टैक्स बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करते हैं ना, 8,000।
टैक्स पेड 5,000। अच्छा, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया था। इन्वेंट्री स्टॉक 70,000 रुपये माइनस, डेटर्स 75,000 रुपये माइनस, अदर करंट एसेट्स 33,000 रुपये माइनस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। इन्वेस्टिंग में 210 परचेज हो गया। फाइनेंसिंग में 260 2.5 लाख रुपये। क्यों? 210 की कैपिटल, 50,000 की कैपिटल, 10,000 का डिविडेंड पेड है। कैश फ्लो मिला लेना, ये क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। प्रेजेंटेशन आपको मैंने क्लास में कराया हुआ है, बच्चों वाला क्वेश्चन था जी। 2 एडजस्टमेंट थे, एक डिविडेंड का, एक डेप्रिसिएशन का। ये थोड़ा ना पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास बुक का जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। इफेक्टिव कैपिटल वाला क्वेश्चन है जी। इफेक्टिव कैपिटल क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है जी। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं इसमें, और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है जी। कट कॉपी पेस्ट है। ये आपकी आरटीपी के सारे क्वेश्चन मैंने एक बार गो थ्रू कर दिए हैं। जो क्वेश्चन डिट्टो हैं, कट कॉपी पेस्ट हैं, क्लास बुक में हैं, किए हुए हैं, उनका आंसर आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है। मैं दोबारा करा के आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं बेटे। आरटीपी का फुल फॉर्म है रिविजनरी टेस्ट पेपर। नोट, ये कॉन्सेप्चुअल टेस्ट पेपर नहीं है, रिविजनरी है। तो एक गो थ्रू कर लेते हैं सारे सिलेबस को। मैंने एक बार आरटीपी आपकी नज़र से निकाल दी है, अब आप पढ़ लेना। अब मैं आपको ग्रुप 2 की आरटीपी रिकॉर्ड करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा करके आना और अच्छा नाम बना के आना। अपना भी नाम चमकाना, हमारा भी नाम चमकाना, और माँ बाप का भी नाम चमकाना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।